वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि 23वां वीडियो है ज्योग्राफी का। आप देख रहे हैं, इसमें दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दक्षिण भारत की नदियों को सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो भी प्रमुख नदियां हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ताप्ती हो गई और भी बहुत सारी नदियां हैं, जैसे महानदी हो गई, आपका नर्मदा नदी हो गई। तो सबके बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। और पहले मैंने जो डिटेल नोट्स बनाया है दोस्तों, और इस नोट्स में मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स में मैंने जो घटना चक्र की बुक है, घटना चक्र की बुक का तो मैंने यूज़ किया ही है। घटना चक्र की बुक में जितने भी नोट्स हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। इसके अलावा कॉस्मोस पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो कि महेश बर्नवाल सर की बुक है। उनके ज्योग्राफी में भी जो भी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से संबंधित कंटेंट हैं, और स्टडी आईक्यू का एक बुक आता है ज्योग्राफी का, वो भी मैंने यूज़ किया है। दोनों तीनों बुक को मिलाकर मैंने नोट्स रेडी किया है। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, एक भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है उसमें। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड और जो पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने लिया है। तो एक बार नोट्स आप कंप्लीट ज़रूर पढ़ लीजिए। हो सकता है वीडियो लंबा हो, इट मे बी कि नोट्स का ही क्लास 1 घंटे से अधिक का हो जाए। जैसे पॉलिटी का मैंने बनाया था दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स वाला था, मूल अधिकार वाला, उसमें मैंने देखा, जैसे मैंने नोट्स की वीडियो पढ़ा दी और फिर अब चूँकि क्लास लंबा हुआ तो उसमें प्रश्न किया का जो मतलब क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो है वो अलग हो गया। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि नोट्स कहाँ पढ़ाया है आपने? तो इसीलिए स्टार्टिंग से आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। जैसे इसमें मैं नोट्स बता रहा हूँ, हो सकता है ये क्लास अगर 1 घंटे से ऊपर की जाने लगेगी तो मैं क्वेश्चन वाली वीडियो अलग कर दूँगा फिर। और जब क्वेश्चन पूरे खत्म हो जाते हैं फिर मैं कंबाइंड करके भी वीडियो डालता हूँ जिसमें नोट्स विद ऑल क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो सारे पीवाईक्यू भी हम कवर करने वाले हैं जो भी यूपीएससी प्री या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछे गए हों। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने नोट से एक बार मैं ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पर मैप की ज़रूरत है हमने मैप यूज़ किया है, जहाँ टेबल की ज़रूरत है टेबल यूज़ किया है दोस्तों। और फिर आप देखेंगे टेबल से लेकर के और वन बाय वन सारे यहाँ पर आपको सारी नदियाँ मिल जाएँगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भी हमने छोड़ा नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हमने यूज़ किए हैं। और देखिए यहाँ पर जिस टाइप के मैप की आवश्यकता है, चाहे वो 2D में हो, हमने हर एक तरह से यूज़ किया है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने इस तरीके से बॉक्स बनाकर दिखा दिया है। सारी चीज़ें हाइलाइट भी की गई हैं और रेड कलर में भी मार्क की गई हैं जो भी इम्पोर्टेंट हो। तो आप एक बार कंप्लीट ज़रूर देखिएगा यहाँ पर। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नोट्स होने वाला है। आप कंप्लीट देखिए एक बार वीडियो को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं हम? पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं दोस्तों उस भारत के उस हिस्से को जो 3 ओर से जल से यानी कि समुद्र से घिरा है और 1 ओर से वह स्थल से घिरा है। हालाँकि सीधे-सीधे आप अगर आपसे पूछा जाए पेनिनसुलर क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, तो कोई भी ऐसा भूखंड, कोई भी ऐसा ज़मीन का हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। मान लो इधर वाटर है और इधर भी वाटर है, या इधर मान लो वाटर है और इधर लैंड है, तो हम इसको बोलें कि ये जो हिस्सा है ये क्या है? एक प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप वह भूभाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है और एक तरफ से स्थल से घिरा होता है। इस आधार पर भारत का जो दक्षिणी भाग है, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है, उसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखा है। ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है जिसमें आप देखेंगे एक तरफ इस साइड जो है, इधर अरब सागर है, नीचे आपको हिंद महासागर मिलेगा और दाहिने साइड में क्या मिलेगा? बे ऑफ बंगाल। तो ये 3 तरफ से जल से घिरा है और एक तरफ से यानी कि उत्तर की तरफ से यह स्थल से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, यह प्रायद्वीपीय भारत है। अब इस प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, कृष्णा नदी हो गई, कावेरी हो गई, फिर नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले कुछ चीज़ें और जो आपको याद रखनी है,
देखिए, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, वो हिमालयी अपवाह तंत्र से प्राचीन है, यानी कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, उससे पहले की नदियाँ हैं ये। ऐसा क्यों है? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत है, यानी कि नया पर बना हुआ है और इससे पहले प्रायद्वीपीय भारत का वजूद था, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियाँ थीं वो पहले भी थीं। और जो हिमालयी नदियाँ हैं वो तो हिमालय के निर्माण के बाद उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। एक और तथ्य दिया जाता है कि नदियों की जो प्रौढ़ावस्था है यानी कि ये कितने साल पुरानी हैं। नदियों का जो चौड़ापन है, उथला होने की का प्रमाण है, इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो हिमालयी नदियों से प्राचीन हैं यानी कि पहले की हैं। क्योंकि जो नदी जितनी पुरानी होगी उतना चौड़ा होते जाएगी। आप देखेंगे कि ये अगर नदी है मान लो, तो ये अपने किनारे की मिट्टी को काटती जाती है, काटती रहती है जब इसमें वाटर का फ्लो होता है तो। और ये मिट्टी कटने से क्या होगी कि नदी की चौड़ाई बढ़ती रहती है। तो जो नदी जितनी चौड़ी है उतना पुराना ऐसा कहा जा सकता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित जो पश्चिमी घाट है, वो अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। यानी कि देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसको 2 भागों में बाँटा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे। एक तो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ और एक पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। पूर्व की तरफ बहने वाली जो नदियाँ होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, वो आपको जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। तो इस आधार पर 2 भागों में इनको बाँटा जाता है और इन दोनों के बीच में जो जल विभाजक का कार्य करता है, यानी कि दोनों को अलग-अलग करने का काम करता है, वो पश्चिमी घाट करता है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आप घटना चक्र के नोट्स में भी लाइन बाय लाइन मिला सकते हैं। हालाँकि घटना चक्र के जो क्वेश्चन की पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊँगा, तो उसमें घटना चक्र बुक की नोट्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है इसकी क्या विशेषताएँ हैं? सबसे पहला है इसका विशेषता, इनका मार्ग जो है वो निश्चित है। अब निश्चित मार्ग कहने का क्या मतलब है ये समझिए आप। ये नदियाँ बहुत पुराने कठोर चट्टानी भूभाग यानी कि पठारी क्षेत्र से बहती हैं, इसीलिए इनका मार्ग लगभग स्थिर और आसानी से बदलता नहीं है, यानी कि लगभग स्थिर हो गया है मार्ग और आसानी से ये चेंज नहीं होता है। क्योंकि जो चट्टान हैं जिनसे होकर ये बहती हैं वो भी पुराने हैं, हिमालय पर्वत से भी पुराने हैं और पुराना होने के कारण ही इनका जो रास्ता है वो फिक्स हो गया है, ज़्यादा नहीं चेंज होता है आप देखेंगे। दूसरा है विसर्प यानी कि मेंडिवर्स का अभाव। विसर्प क्या होता है? मैदानों की नदियों, जैसे मैदानी भागों में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं जैसे गंगा की तरह ये मुड़ती और घूमती नहीं है। जैसे नद आप गंगा को देखेंगे ऐसे टेढ़े-मेढ़े रास्ते से जाना, ऐसे इतना ज़्यादा घुमाव इनका नहीं होता है। इनका जो प्रवाह होता है वो अपेक्षाकृत सीधा होता है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होता है। विसर्प आप सर्प से याद रख सकते हो, तो सर्प जैसा इनका मार्ग नहीं बनता है। अगला है बारहमासी नहीं है ये, बारहमासी नहीं होने का मतलब कि हमेशा इसमें पानी मौजूद नहीं रहता है इनमें। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो वर्षा के पर निर्भर करती हैं। वर्षा पर निर्भर करने का मतलब ये हुआ कि वर्षा ऋतु में इनमें जल प्रवाह अधिक हो जाता है, लेकिन गर्मियों में जल कम हो जाता है, कई नदियाँ सूखने के कगार पर भी आ जाती हैं। तो ये बारहमासी नहीं है यानी कि पूरे 12 महीने साल के इनमें पानी मौजूद नहीं रहता है या इनमें जल का प्रवाह अधिक नहीं रहता है। अगला है मूल स्रोत। ये नदियाँ प्रायः पश्चिमी घाट या केंद्रीय भारत की पहाड़ियों से निकलती हैं। फिर प्रवाह की दिशा, अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हो गई। कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। जलप्रपात का भी ये निर्माण करती हैं अपने रास्ते में, वाटरफॉल्स का। आप देखिएगा कठोर चट्टानों और ऊंचाई के अंतर के कारण इनके मार्ग में कई जलप्रपात भी उत्पन्न हो गए हैं, यानी कि जलप्रपात पाए जाते हैं। जैसे धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर के निकट,
छोटी उपनदियाँ यानी इनकी जो सहायक नदियाँ हैं या उपनदियाँ हैं वो छोटी और बहुत कम लंबी हैं, क्योंकि जल संग्रहण क्षेत्र उनका सीमित होता है। जल संग्रहण क्षेत्र क्या होता है? मान लो ये एक नदी का फ्लो ऐसे है, तो इसके आस-पास का वो एरिया जो इसके जल से सिंचित होता है यानी कि इसके जल का इस्तेमाल करता है, उन सभी एरिया को हम जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप देखिएगा, ये नदियाँ जो हैं यानी कि जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ये समुद्र में जब गिरती हैं, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन इसमें जो पश्चिम की तरफ बढ़ने वाली नदियाँ हैं, जैसे खासकर जो भ्रंश घाटियों से बहती हैं, उन नदियों में नर्मदा है और तापी है। तापी को कई बार ताप्ती भी बोला जाता है, ये दोनों अपवाद हैं और ये दोनों ही डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये ज्वार नदमुख जिसको एस्चुरी कहते हैं, इसका निर्माण करती हैं। तो जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ये सभी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियाँ हैं, जो डेल्टा के बदले में एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि ज्वार नदमुख का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग डेल्टा और जो एस्चुरी है, दोनों में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि डेल्टा क्या है और ज्वार नदमुख क्या है। आइए समझते हैं दोस्तों कि डेल्टा में और मुहाना में यानी कि एस्चुरी में क्या फ़र्क है? देखिए, वह स्थल जहाँ नदी, समुद्र या झील में मिलने से पहले कई शाखाओं में बँट जाती हैं और जो गाद होता है, गाद का मतलब जो उसमें मिट्टी रहता है, मिट्टी और रेत के रूप में वो जमा हो जाता है गाद और त्रिकोणीय भूमि बनाती है। तो उस त्रिकोणीय भूमि को डेल्टा कहा जाता है, जैसे सुंदरवन भी एक डेल्टा है। और ऐसे ही अगर एस्चुरी की बात करें, तो वह स्थल जहाँ नदी समुद्र में मिलने से पहले चौड़ी होकर एक ही मुहाने से समुद्र में गिर जाती है और वहाँ कोई भी मिट्टी इकट्ठा नहीं होता है, एकत्रित नहीं होता है और वहाँ ज्वार-भाटा का खास प्रभाव रहता है, इसीलिए इसका नाम ज्वार नदमुख रखा गया है। देखिए, ज्वार नदमुख। तो यहाँ ज्वार का मतलब ज्वार-भाटा से है, नद का मतलब नदी और मुख का मतलब उसका मुहाना या मुँह जहाँ से वह समुद्र में मिलती है। तो ज्वार के प्रभाव ज्वार-भाटा का जो प्रभाव होता है उसके कारण भी खासकर यहाँ पर नदियाँ डेल्टा नहीं बना पाती हैं या फिर मिट्टी वहाँ पर एकत्रित नहीं हो पाता है। दोनों में अंतर बहुत आसान है, जैसे मैं आपको बताने की अगर कोशिश करूँ, मान लो ये समुद्र है यहाँ से यहाँ तक और इधर से एक नदी आती है मान लो इस तरीके से। अब अगर ये नदी आती है और यहाँ पर क्या हो गया बीच में, यहाँ पर नदी से में जो भी रेत और मिट्टी आ रहा है वो यहाँ पर मान लो आकर के एक जगह बैठ गया या ये अलग-अलग भी हो सकता है और इसमें होगा क्या कि अब नदी 2 हिस्सों में बँट करके यहाँ से एक तरफ और एक इधर से, एक इस लाइन से और एक इस लाइन से आकर के और समुद्र में गिरेगी। तो 2 या 3 भागों में नदी बँट करके और समुद्र में गिरती है, जैसे गंगा नदी खुद है, आगे आप देखिएगा कि 2-3 नदियों में बँट करके और तब जाकर के वह और समुद्र में गिरती है और वहाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक डेल्टा का निर्माण हो गया, आप देखिएगा ये जो है ये एक डेल्टा हो गया जिसका निर्माण हुआ यहाँ पर और 2 साइड से नदी जाकर के और समुद्र में गिर गई। एस्चुरी में क्या होगा कि मान लो ये आपका समुद्र है, तो नदी सीधे-सीधे आकर इसमें मिल जाएगी। ऐसे निदे नदी आई ऐसे सीधे और चौड़ा मुँह होगा और सीधे आकर के इसमें मिल जाएगी। बीच में यहाँ पर कोई भी मिट्टी का जमाव नहीं होगा, बस ये चौड़ा होता है इसका मुँह और कुछ नहीं। तो सीधे चौड़ी होकर के आकर समुद्र में गिर गई, तो ये नदी का मुहाना हो गया यानी कि ज्वार नदमुख और या फिर एस्चुरी कह लो और यहाँ पर डेल्टा हो गया, यही दोनों में अंतर है और कुछ नहीं। अब देखिए, विश्व की जो सबसे बड़ी एस्चुरी है यानी कि ज्वार नदमुख वो सेंट लॉरेंस नदी की है, ये याद रखना है। अच्छा, एक सवाल आपके लिए भी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन-सा है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? अब हम देखते हैं वर्गीकरण, प्रायद्वीपीय नदियों का जो वर्गीकरण है किसके बेसिस पे? फ्लो ऑफ डायरेक्शन या फिर फ्लो डायरेक्शन के बेसिस पे जो वर्गीकरण किया गया है यानी कि प्रवाहित किस दिशा में हो रही है नदियों के प्रवाह की दिशा के आधार पर प्रायद्वीपीय नदियों का वर्गीकरण किया गया है 2 भागों में, जिसमें पहला है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और दूसरा है आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ में विशेषता क्या है इनकी? सबसे पहले कि ये नदियाँ जो हैं, ये पूर्व की दिशा में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर महानदी है, गोदावरी है और कृष्णा नदी है।
दूसरा मैंने बताया था कि जो भी पूर्व की ओर नदियाँ बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि इनमें पर्याप्त गाद रहता है। गाद यानी कि मिट्टी और रेत इत्यादि, जो रास्ते में बहते समय ये अपने साथ लेकर के आती हैं। अब देखिएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में इनकी क्या विशेषताएँ हैं? पहली कि इनकी दिशा जो है वो पश्चिम की तरफ है और ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। दूसरी कि इनकी लंबाई अपेक्षाकृत कम होती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा के बदले ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये मैंने ऊपर आपको समझा ही दिया। एग्जाम्पल के तौर पर नर्मदा है, ताप्ती है और माही नदियाँ। अब हम एक-एक करके पहले पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में दोस्तों पहला नाम है महानदी का। तो सबसे पहले हम महानदी के बारे में देखते हैं। महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ के दंड कारनय पठार में सिहवावा सिहावा जो है, सिहावा जगह का नाम है, उसके पास से निकलती है। तो सबसे पहले किसी नदी में मैंने बताया था आपको कि उसका उद्गम स्थल यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है, फिर किन राज्यों में उसका प्रवाह होता है, किन राज्यों में प्रवाह होता है, सहायक नदियाँ प्रमुख कौन-सी हैं, ये कौन से शहर प्रमुख हैं जो उसके किनारे हैं, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। उस पर कौन से बाँध बनाए गए हैं, अगर कोई ऐसा प्रमुख बाँध है, तो उसको भी याद रखा जाता है और वो जाकर के गिरती कहाँ पर है। ठीक है? विसर्जन अपने जल का विसर्जन कहाँ करती है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखना होता है। तो सबसे पहले महानदी में हमने देखा कि यह छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार में सिहावा नामक स्थान से निकलती है और यह जाकर के गिरती कहाँ पर है, उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए ये जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। जल अपवाह बेसिन की बात करें, तो इसका जो जल अपवाह है या बेसिन है, जितने एरिया में इसके जल का प्रवाह होता है लगभग, उसमें से 53% जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यूज़ होता है यानी कि पड़ता है, जबकि 47% जो है वो ओडिशा में है। तो 3 राज्यों से इसका प्रमुख जो है आप देखिएगा रास्ता है या फिर प्रवाह होता है, एक तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और इसका अधिकांश हिस्सा जो है वह अकेले उड़ीसा में है 47%। दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक और भारत का सबसे जो लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो इसी नदी पर है यानी कि महानदी पर। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर है, तो यह महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा में। इस नदी की लंबाई जो है कुल वो 851 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र, अब जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। यह नदी पूर्व की ओर ओडिशा से बहती हुई अपना जल पारादीप जो जगह है ओडिशा में उसके समीप बंगाल की खाड़ी में विसर्जन कर देती है। यानी कि ये जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है कहाँ पर? पारादीप उड़ीसा में। और इसके सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो शिवनाथ, हंसदेव, मांड तथा इब इसकी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। शिवनाथ, हंसदेव, मांड तथा इब बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, जबकि जोंक हो गया, लोंग हो गई और तेल ये सब दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब हम गोदावरी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की चाहे वह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हो या पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हो, ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। इस नदी में बड़े आकार इस नदी को बड़े आकार और अधिक विस्तार के कारण दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा इसको कहते हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको याद रखना है, मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए अगर दक्षिण गंगा की बात की जाए तब तो गोदावरी नदी सही उत्तर होगा। दक्षिण गंगा का मतलब हुआ गोदावरी नदी। लेकिन इसी में एक और आता है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा। अब देखो दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा दोनों अलग-अलग है। दक्षिण गंगा अगर कहे तो गोदावरी नदी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तब होगा उत्तर आपका कावेरी नदी, याद रखिएगा, कावेरी नदी। अब देखिए
उद्गम की अगर हम बात करें, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई वह बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। यानी कि इसका उद्गम होता है नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से और इसका जो विसर्जन होता है वह बंगाल की खाड़ी में होता है। प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, क्योंकि यह सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, जिसमें लगभग 48.55% हिस्सा आता है, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पुडुचेरी इत्यादि में फैला हुआ है। यानी कि गोदावरी नदी का जो पानी है लगभग इन सभी क्षेत्रों को प्राप्त होता है। अब अगर हम लंबाई की बात करें दोस्तों, तो गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है वह 1465 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद, याद रखिएगा। तो दो चीजें, एक तो इसकी कुल लंबाई जो कि 1465 है, दूसरा इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है यह, और पूरे भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण ही इसको बृहद्गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यह कहाँ से होकर प्रवाहित होती है। इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश शामिल है, उड़ीसा शामिल है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ ये सब साउथ यानी कि दक्षिण भारत के हिस्से नहीं माने जाते हैं जनरली, इसीलिए इसको केवल दक्षिण गंगा कहा जाता है, न कि दक्षिण भारत की गंगा। और कावेरी जो नदी है मुख्यतः आप देखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक में बहती है, तो इसलिए उसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब देखिएगा, गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। पोचमपद एवं जयकावारी इस नदी पर निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसमें वर्धा है, वेनगंगा है, मनेर है, सबरी है, पूर्णा है, मंजीरा, दरना, पेनगंगा भी इम्पोर्टेंट है। फिर इंद्रावती, प्राणहिता और ताल और मंजरा, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? महाराष्ट्र से, यानी कि यहाँ से। और महाराष्ट्र में कहाँ से? नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से। और यहाँ से निकलती है, आप देख सकते हैं इसमें बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में पेनगंगा है, फिर यहाँ पर वर्धा है और वेनगंगा है, दोनों मिल करके यहाँ पर प्राणहिता बनाती हैं। दोनों का संयुक्त रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेनगंगा और वर्धा दोनों का संयुक्त रूप जो है वो प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ये भी बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। फिर इंद्रावती है बाएं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदी, फिर सबरी है यहाँ पर, और इसके अलावा सिलेरू, और अगर आप दाहिने साइड से देखेंगे तो मंजरा या फिर मंजीरा कई बार बोला जाता है। अब अगर हम बात करें, ये इसकी सहायक नदियों का एक चित्र था और ये फाइनली आकर के यहाँ पर और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे बढ़ें, आप देखिएगा इसके तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में नासिक खुद है, त्र्यंबकेश्वर है, भद्राचलम है, नांदेड़ है, तथा इसके बाद औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, राजमुंदरी और बालाघाट, ये प्रमुख नगर और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल भी हैं जो आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। अब गोदावरी की अगर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी की हम बात करें, यानी सबसे बड़ी सहायक नदी की, तो गोदावरी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है प्राणहिता, जो दो नदियों से मिलकर बनती है। आपने यहाँ पर देखा, वर्धा से और वेनगंगा से मिलकर के बनती है प्राणहिता, जो कि गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी। आगे देखिएगा दोस्तों, अब कृष्णा नदी के बारे में हमें पढ़ना है दोस्तों। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। दूसरी का मतलब प्रायद्वीपीय भारत में पहली सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? तो आप बोलेंगे गोदावरी, अभी हमने देखा। और दूसरी सबसे बड़ी नदी हो गई कृष्णा नदी। इसका उद्गम अगर हम देखें कहाँ से निकलती है, तो आप देखिएगा कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर
के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि निकलती तो है महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, और गिरती कहाँ पर है जाकर? बंगाल की खाड़ी में। यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, यानी कि जो कृष्णा नदी की कुल लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। जबकि गोदावरी का आपने देखा कि गोदावरी की जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर की थी। अभी मैं दिखा भी देता हूँ अगर आपको याद हो यहाँ पर। और 1400 यानी कि लगभग 60 से 65 किलोमीटर का अंतर है गोदावरी और कृष्णा में। यहाँ पर देखिएगा इसका अपवाह क्षेत्रफल जो है वह 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसका विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में पड़ता है। अब सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं इसमें कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा नदी है, मूसी नदी है, डिंडी है, घाटप्रभा, मालप्रभा, फिर पंचगंगा और दूधगंगा, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है इसकी? तुंगभद्रा। और जल विद्युत परियोजनाओं में अगर देखिएगा तो जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से भी कृष्णा नदी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर कई प्रमुख बांध भी निर्मित किए गए हैं, जैसे आपका यहाँ पर देखिए श्रीशैलम है, फिर नागार्जुन बांध है जो कि आंध्र प्रदेश में है, अलमाटी बांध कर्नाटक में। ये सभी प्रमुख बांध हैं जो कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं। तो कृष्णा नदी के बारे में आपको क्या-क्या याद रखना है, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। एक तो यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि से इसका फ्लो होता है। उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर की है, और जो अपवाह क्षेत्र है वो लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और इसकी सहायक नदियों में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा। बाकी इसमें भीमा, कोयना ये सभी सहायक नदियां हैं, और श्रीशैलम बांध, नागार्जुन बांध और अलमाटी बांध इस पर निर्मित प्रमुख बांध हैं। अब यहाँ पर एक जल विवाद भी है कृष्णा नदी को लेकर के दो राज्यों के बीच में, जो आपको समझना है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश, जबकि अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना भी आ गया है। पहले आंध्र प्रदेश ही था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनके मध्य वर्ष 1957 से ही चला आ रहा है कृष्णा नदी जल विवाद। तो कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों में है ये कई बार पूछा जाता है। इसमें आंध्र प्रदेश है शामिल, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है, वर्तमान में तेलंगाना भी है। इसके निपटारे को लेकर कई समितियां भी बनाई गई, और समितियों की अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों जैसे आर.एस. बछावत एवं ब्रिजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 बार न्यायाधिकरणों का गठन भी किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कावेरी नदी के बारे में। देखिए कावेरी नदी दोस्तों यह कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है। कोडागु जिलों में कहाँ से? देखिए कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के ताल कावेरी से निकलती है। तो निकलने वाला जो जगह है यानी उद्गम स्थल भी ताल कावेरी है, इसमें भी कावेरी लगा है। लेकिन कई बार ऐसे ताल कावेरी ऑप्शन में आपको नहीं देखने को मिलेगा, सीधे कोडागु देखने को मिलेगा या ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां देखने को मिल सकती हैं। तो याद रखना है कर्नाटक का जिला है कोडागु, जिसमें पहाड़ियां हैं किसकी? ब्रह्मगिरी के नाम से फेमस, और उसमें जगह है ताल कावेरी जहां से यह निकलती है। ताल का मतलब बेसिकली क्या होता है आपने सुना होगा, जैसे मानसरोवर भी एक ताल है, राकस ताल है। तो ताल का मतलब जलाशय ही हुआ, एक प्रकार का जलाशय, यानी कि जैसे तालाब कह लो, पोखर कह लो, इस टाइप का ही जलाशय होता है। तो ताल कावेरी से कावेरी नदी निकलती है, और 800 किलोमीटर की लंबाई है इसकी टोटल। ओवरऑल इसकी जो लंबाई है कावेरी नदी की वो 800 किलोमीटर की है, और 81,155 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्रफल है। यह पूंग-पुहार जो कि तमिलनाडु में है, इसके निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। निकलती कहाँ से है मैंने बता ही दिया। अपवाह क्षेत्र आप देख ही सकते हैं यहाँ पर केरल,
कर्नाटक और तमिलनाडु और कुछ हद तक पुडुचेरी में यह विस्तृत है। अधिकांश हिस्सा इसका तमिलनाडु और उसके बाद कर्नाटक में स्थित है। अब देखिएगा, पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। ये प्रमुख द्वीप हैं। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में देखिएगा तो अमरावती नदी है, भवानी नदी है, हेमावती है और काबिनी, ये शामिल हैं इसमें। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी ही बनाती है, जिसका नाम शिव समुद्रम है। और ये जो जलप्रपात है, आप देखिएगा, इस जलप्रपात द्वारा उत्पादित जो बिजली है वह मैसूर, बंगलुरु, कोलार स्वर्ण क्षेत्र में प्रदान की जाती है। कर्नाटक में यह स्थित है। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ें आपको इसमें याद रखने योग्य बातें सारी हाइलाइट करके रखी हुई हैं। आप ज़रूर एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। अगली जो नदी है वो अमरावती नदी है। अभी हमने पढ़ा कि अमरावती नदी जो है वह कावेरी की सहायक नदी है और इसका जो उद्गम है अमरावती नदी की, वह तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर होता है। तो अमरावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम केरल और तमिलनाडु के सीमा पर होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वह बहुत अधिक नहीं है, केवल 175 किलोमीटर की है और यह करूर जिले तमिलनाडु में कावेरी से जाकर के मिल जाती है और लगभग 6000 एकड़ भूमि की सिंचाई भी यह करती है। अमरावती नदी बेसिन का अत्यधिक औद्योगिकरण होने के कारण यह नदी बहुत अधिक प्रदूषित हो गई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, यह किसकी सहायक नदी है याद रखिए, किन राज्यों में प्रवाहित होती है, ये बस याद रखिए। 2 ही चीज़ यहाँ पर मुझे महत्वपूर्ण लगा। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को हमने देख लिया, अब हम पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों की बात करेंगे। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में सबसे पहले नाम आता है नर्मदा नदी का। आप देखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। ऐसे तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। लेकिन जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के अरब सागर में जाकर के गिरती है, उसमें सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की, तब उत्तर होगा नर्मदा नदी। दक्षिण में यानी कि जो नर्मदा नदी है उसके दक्षिण में सतपुरा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियां हैं। इन दोनों ही श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से होकर के यह बहती है और यह नदी संगमरमर की चट्टानों में सुंदर महाखड्ड का निर्माण करती है। महाखड्ड का मतलब गहरा गॉर्ज। गॉर्ज का मतलब बहुत ऊपर से जब नीचे गिरता है तब महाखड्ड का मतलब बहुत बड़ा गड्ढा, सीधे ऐसे समझिए। और जबलपुर के निकट यह एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसको धुआंधार जलप्रपात बोला जाता है। आप देखिएगा, जबलपुर के निकट यह नदी जो है वह तीव्र ढाल से गिरती है। तीव्र ढाल का मतलब बहुत ऊंचाई से गिरना, और जब ऐसे में नदियां गिरती हैं, नदी का पानी गिरता है तो आप देखिएगा बहुत सफेद दिखता है जब ये जमीन से टकराकर वापस ऊपर उठता है तो। और उसी को धुआंधार, इसीलिए इसका नाम रखा गया है धुआंधार जलप्रपात। तो ये याद रखना है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है जबलपुर के निकट। और इस ये किन पहाड़ियों के बीच में प्रवाहित होती है? सतपुरा और विंध्याचल, जिसमें दक्षिण में सतपुरा है और उत्तर में कौन सी है? विंध्याचल है। तो याद रखना आसान है, दक्षिण में सतपुरा, दक्षिण को हम साउथ बोलते हैं, तो एस से शुरू होता है और ये सतपुरा भी एस से शुरू होता है, तो साउथ में सतपुरा है एंड नॉर्थ में कौन सा है? विंध्याचल है। आगे देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए, मैकाल पर्वत ये तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जो अमरकंटक की बात चल रही है, अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। तो ओवरऑल आप ऐसे याद रखिए कि नर्मदा नदी जो है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार के पास से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और अरब सागर में गिरने वाली यह सबसे बड़ी नदी है, या फिर पश्चिम की ओर बहने वाली यह सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत में, ध्यान दीजिएगा। और किन 2 पहाड़ों के बीच में यह प्रवाहित होती है? सतपुरा और विंध्याचल। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और चूंकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन कई बार इसके पश्चिम की ओर बहने का आपसे कारण पूछा जाता है, तो कारण है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का भी निर्माण नहीं करती है। जनरली हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, कि जो
पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत में, जिसमें नर्मदा नदी भी शामिल है, ताप्ती रिवर है, ये सभी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नर्मदा की ही हम बात करें तो ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि यह ब्रंश घाटी से होकर बहती है और इसीलिए इसमें अवसाद का अभाव रहता है। जो मैदानी इलाकों से यानी कि भूमि पर स्थलीय इलाकों से होकर के बहती है, तो वह अपने साथ भूमि के टुकड़े यानी ज़मीन के टुकड़े, फिर बालू यानी कि रेत के टुकड़े बहाकर ले जाती है, जिसको हम गाद बोलते हैं और वही तो फिर नदी के मुहाने पर ऐसे इकट्ठा होते हैं त्रिकोणीय आकार में, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। लेकिन जो पत्थरों से होकर प्रवाहित होता है, समझिए भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होता है, उसमें गाद ही नहीं रहता है, अवसाद का अभाव रहता है, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये डायरेक्ट सीधे जाकर के ऐसे चौड़े मुंह बना करके और सीधे समुद्र में अपने जल का विसर्जन करते हैं, जिसको हम मुहाना यानी कि एस्चुरी बोलते हैं या ज्वार नदबुक भी बोला जाता है। इस नदी की जो टोटल लेंथ है वह 1312 किलोमीटर की है और जल ग्रहण क्षेत्र इसका 98,796 वर्ग किलोमीटर है। यह भरौच के निकट गुजरात में खंबे, ये जिसको खंबात की खाड़ी भी बोलते हैं, खंबात की खाड़ी जो अरब सागर में ही स्थित है, इसमें जाकर के मिल जाती है, यानी कि अरब सागर में अपना जल यह विसर्जित करती है, या कई बार अरब सागर ऑप्शन में न दे करके खंभात की खाड़ी भी दिया जा सकता है। इसका जो एस्चुरी है उसकी टोटल लेंथ 27 किलोमीटर की बताई गई है। तो जो ज्वार नदमुख बनाती है नर्मदा नदी, उसकी कुल लंबाई जो है वह 27 किलोमीटर की है। एक प्रमुख बांध परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में, जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और नर्मदा नदी द्रोणी जो है यह किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है अगर पूछा जाए, तो मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर गुजरात और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है, छत्तीसगढ़ के पास से यह निकलती है, लेकिन वह जो अमरकंटक इलाका है वो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में यह प्रवाहित होती है, इन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। एक टेबल के माध्यम से हम एक बार जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश। लंबाई जो है वह 1312, जल विसर्जन अरब सागर या कई बार खंभात की खाड़ी भी हो सकता है, ऑप्शन में खंभात की खाड़ी। और राज्य और प्रमुख शहर जो इसके किनारे बसे हैं, ओमकारेश्वर। दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियों में हिरन है, ओरसंग है, बनरा है और कोलार है। फिर बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियों में आप देखिएगा बुडनेर, फिर बंजर, शेर, शक्कर, कुंडी और तवा। प्रमुख बांध जो हैं इससे संबंधित बरगी बांध, इंदिरा बांध स- और सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, जो कि हमने देखा था गुजरात में है। यहाँ आप इसका फ्लो चार्ट भी एक देख सकते हैं। ये वेस्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है कि ये वेस्ट की, यहाँ पर अमरकंटक प्लेट्यू से यह निकलती है, यहाँ आप देख रहे हैं। और फिर यह जबलपुर से होते हुए वडोदरा ये है, और इस तरीके से ये सूरत होते हुए गुजरात में यानी कि प्रवेश कर चुकी है, और फिर यहाँ जबलपुर और ये फिर तवा, दूधी होते हुए अरेबियन सी में आकर के मिल जाती है। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, इसके उत्तर में कौन-सा पर्वत श्रेणी है? उत्तर दिशा में है विंध्य पर्वत श्रृंखला। और साउथ में कौन-सा? मैंने साउथ में आपको बोला था याद रखने के लिए, एस से सतपुरा। तो यहाँ पर देखते रहे हैं आप, साउथ में यानी नीचे की तरफ सतपुरा है और ऊपर की तरफ विंध्य रेंज है, जिनके बीच से होकर के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अमरकंटक पठार से निकलती है और अरब सागर में जाकर के यह मिल जाती है और कुल लंबाई 1312। अब अगला नदी हम देखते हैं तापी या फिर ताप्ती। इसमें आप देखिएगा दोस्तों, ताप्ती जो नदी है इसका उद्गम स्थल अगर हम देखें तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की श्रृंखलाओं में होता है। अभी आपने देखा ये सतपुरा रेंज जो है, सतपुरा पहाड़ियों से होकर के ही यह मध्य प्रदेश में ही इसका भी उद्गम है। सतपुरा की श्रृंखलाओं में स्थित एक मुल्ताई स्थान है जहाँ से यह निकलती है। तो अगर उद्गम स्थल ताप्ती नदी का पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का
बैतूल जिला और इसमें सतपुरा की श्रेणियों में स्थित मुल्ताई शहर। अब देखिएगा इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, अपवाह क्षेत्रफल 65,145 वर्ग किलोमीटर का है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में यह भी प्रवाहित होती है, यानी कि वैसा ही सीन है जैसा आप देख रहे हैं। पिछली जो नदी थी यानी कि जो नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी के जैसा ही यहाँ पर इसका सीन है। नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होते हुए जाकर के यह बंगाल की खाड़ी अरब सागर में मिलती थी। वही केस यहाँ ताप्ती नदी का भी है और यह भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में जाकर के एस्चुरी का निर्माण करती है और उसमें मिल जाती है। यह भी डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि पश्चिम की तरफ यह भी प्रवाहित हो रही है। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा नदी के बाद पश्चिम की ओर बहने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में आप देखिएगा जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं उसमें नर्मदा और ताप्ती ही प्रमुख मानी जाती हैं। तो नर्मदा के बाद पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में ताप्ती दूसरी सबसे बड़ी नदी है और नर्मदा की ट्विन यानी कि जुड़वा और हैंडमेड यानी कि दासी के रूप में भी इसको जाना जाता है। जुड़वा कहने का कारण है कि नर्मदा जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है, जिस शहर से समझिए कि जिस राज्य से निकलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होना और उसके समानांतर ही लगभग जो ताप्ती रिवर है वह भी उसके समानांतर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती है। लगभग सेम डायरेक्शन है, इसीलिए इसको ट्विन या फिर जुड़वा कहा जाता है। इसके अपवाह क्षेत्र में लगभग 79% भाग महाराष्ट्र में है, 15% मध्य प्रदेश में और लगभग 6% हिस्सा गुजरात में है। दोस्तों तो इतना ही था दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, हमने नोट्स लगभग पूरा पढ़ लिया है। ये जो नोट्स है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पर पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करा दिया जाएगा। जब आप यूट्यूब पर क्लास कंप्लीट कर लेंगे, वीडियो को लाइक और कमेंट कर देंगे, तब आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पे। आई होप कि आपने इसे जरूर ज्वाइन किया होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। और अगर आपने यूट्यूब पर नहीं सब्सक्राइब किया है द जीएस सॉल्वर चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करके जाइएगा और कमेंट ज़रूर करके जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ आते हैं और जो भी क्वेश्चन अब पूछे गए हैं उनको कर लेते हैं। दोस्तों अब पहला प्रश्न है आपके सामने, इसमें कथन दिया हुआ है और कारण दिया है। कथन में बोला गया है आपको पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और कारण बताया गया है आपको वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। देखिए दो चीजें हैं, हमने नोट्स में भी पढ़ा था, कहिएगा तो आपको मैं नोट्स में दिखा भी दूंगा ये चीज। हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, पश्चिमी घाट की यहाँ पर पहली बार बात की गई है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें यानी दक्षिण भारत की बात करें तो हमने दो प्रकार से नदियों को डिवाइड किया था प्रवाहित होने की दिशा के आधार पर, जिसमें मैंने बोला था देखो अब ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट। इसमें जो भी ईस्ट की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, वो डेल्टा बनाती हैं और जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जो जाकर अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये हमने देखा था। डेल्टा के बदले वे एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख यानी कि मुहाना का निर्माण करती हैं अपने, जहां पर वो समुद्र से मिलती हैं। तो यहाँ दोनों बातें हैं, डेल्टा बनता भी है और नहीं भी बनता है। तो चलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करता है ये भी सही है, तो हम इसको सही मानते हैं। अब बात करते हैं, देखिए वे नदियां जो हैं, जो डेल्टा का नहीं निर्माण करती हैं, उनका डेल्टा नहीं निर्माण करने का कारण क्या है कि वो कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। हमने देखा भी था कई नदियां, जैसे नर्मदा की हम बात कर रहे हैं, अमरकंटक से निकलती है और जब वो प्रवाहित होती है तो साउथ में उसके सतपुरा रेंज है, सतपुरा पर्वत श्रेणी, और उसके उत्तर में क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। मेरे कहने का मतलब है कि ये नदियां जो हैं, पहले तो उनका मार्ग बहुत छोटा होता है, लंबाई कम होती है उनकी, कम दूरी तक चलती हैं और उस पर से कठोर चट्टानों पर चलती हैं, इसलिए उनके साथ अवसाद नहीं जमा हो पाता है और वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो यहाँ पर कारण भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया। अब जो पश्चिमी घाट से मान लो नदी निकलती है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो
इसमें ये पश्चिमी घाट का हो गया इलाका। यहाँ से अगर मान लो कोई नदी निकलती है और पूर्व की तरफ प्रवाहित होके वो बंगाल की खाड़ी में जा रही है, तो ये ज़्यादा लंबी दूरी तय कर रही है और ज़्यादा लंबी दूरी तय करने में होगा क्या कि ये अपने साथ अवसाद, मिट्टी के कण, रेत के कण जमा करती है और ले जाके अपने मुहाने पर छोड़ देती है, जिससे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो पश्चिमी घाट से ही निकला, मान लो मध्य प्रदेश से निकला और आकर के यहीं अरब सागर में गिर गया, तो लंबाई भी कम है, पहाड़ियों से होकर प्रवाहित होती है, तो मिट्टी अपने साथ जमा नहीं कर पाता है उस मात्रा में, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। एक तो पहाड़ी से चलना, ऊपर से इनका रास्ता बहुत छोटा है, यानी कम लंबाई की है। तो ये कारण रहता है, इसलिए ऑप्शन ए को हम यहाँ चूज करेंगे और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं, खासकर यूपी के एग्जामों में। आप देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का जो उद्गम होता है वो पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं नदियां, वे लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। मैंने बताया क्यों आपको। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर ही जो नदियां प्रवाहित होती हैं, वे नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं और ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो इस प्रकार आप देखिएगा, हम कथन और कारण को सही मान रहे हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें भी कथन है और कारण भी है। कथन में बोला गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर ये कथन तो सही है। जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, महानदी हो गई, ये सब जो प्रमुख नदियां हैं ये पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। लेकिन जो पश्चिम की ओर गिरने बहने वाली नदियां हैं, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, माही ये सब आती है, ये आपकी अरब सागर में जाके गिरती है, सही है। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये भी सही है। नर्मदा और तापी दोनों ही विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और इस कारण से ये डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती हैं। तो यहाँ भी कथन कारण दोनों सही है और ये सारी चीज़ें हमने नोट्स में पढ़ा है, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर मैंने ये चीज़ क्लियर किया है ना कि ये नदियाँ समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन जो भ्रंश घाटियों से बहने वाली नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी, बताया ना कि ये दोनों भ्रंश घाटी से निकलती हैं, ये इनके अपवाद हैं और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही कवर कर लिया है और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही हो रहा है। आप देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी 2 नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इनका प्रमुख कारण है कि ये नदियाँ पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। क्योंकि पठार का जो ढाल है, प्रायद्वीपीय भारत का जो ढलान है, वो पूर्व की ओर है, इसीलिए अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर चली जाती हैं। अब अगला सवाल देखिए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? हमने कारण भी पढ़ा था अपने नोट्स में भी। देखिए, यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी से में विस्तृत है। यह विंध्य और सतपुरा के बीच बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। यहाँ पर देखो, तीसरा केवल छोड़ दो तो बाकी दोनों ही ये सही है। यानी कि यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है और यह विंध्य और सतपुरा के बीच बहती है, ये भी सही है। और बहुत अच्छे से ये चीज़ हमने नोट्स में भी कवर किया था, तो निश्चित तौर पर केवल इसमें पहला और दूसरा सही हो रहा है, तीसरा गलत है और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण हम इसमें कोई ऑप्शन नहीं चूज़ कर पाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई नहीं यहाँ चूज़ कर सकते हैं कि इस ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। आप देखिए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर, इसके बहाव का कारण क्या है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना और यह विंध्य और सतपुरा रेंज के बीच में प्रवाहित होती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है, ये मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए केवल पहला और दूसरा कथन ही यहाँ पर सही है। अगला सवाल, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? अभी हमने पढ़ा सतपुरा और विंध्याचल, जिसमें सतपुरा दक्षिण की ओर है, यानी कि नर्मदा नदी के दक्षिण में, और विंध्याचल है उत्तर में। हमने इसको बहुत अच्छे से मैप पर भी इमेज के द्वारा आपको समझाया था। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? पश्चिम वाहिनी का मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? नर्मदा है, किनके बीच में? सतपुरा रेंज और विंध्याचल के बीच में। अगला प्रश्न देखना है दोस्तों, कथन दिया गया है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, गलत हो गया। नर्मदा और तापी जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख, जिसको हम एस्चुरी भी बोलते हैं, इसका निर्माण करती हैं।
और वह भ्रंश घाटी में बहती हैं, ये सही है, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो कारण सही है, कथन गलत है यहाँ पर। तो हम सीधे तौर पर बोलेंगे कि ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी इज द आंसर। आई होप आपको ये चीजें याद रही होंगी। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका कारण है कि यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और छोटी दूरी तय करती है। लंबाई इसकी कम है अन्य नदियों की अपेक्षा, और भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। अगला सवाल जो कि बीपीएससी और यूपी पीसीएस में पूछा गया है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी का मतलब भ्रंश या भ्रंश द्रोणी यानी कि फॉल्ट थ्रू से होकर बहती है? नर्मदा है, तापी भी है। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? भ्रंश का सॉरी भ्रंश नहीं, भ्रंश घाटी का, भ्रंश का आगार नहीं, भ्रंश घाटी का, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न आप देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा नदी नहीं करती है, अभी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं बीपीएससी 2024 का, निम्नलिखित नदियों में से कौन अन्य से अलग है? तो ये आपके रीजनिंग में भी माना जा सकता है प्रश्न। तुंगभद्रा, नर्मदा, महानदी, पेनगंगा। निश्चित तौर पर नर्मदा अलग है क्योंकि ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आप देखिएगा दोस्तों, प्रश्न में जो भी नदियों का नाम दिया गया है, तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी, इनमें से ये 3 नदियां पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी के अमरकंटक चोटी से होता है और यह विंध्य और सतपुरा श्रृंखलाओं के भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो आप देखिएगा, नर्मदा नदी से होते हुए कितना, नर्मदा नदी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? देखिए, अभी भी नर्मदा नदी से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ज्वालामुखी मूल, वायु मूल, हिमानी मूल या संरचनात्मक मूल, यानी कि किससे संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं, यह नदी जो है वो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि यह संरचनात्मक मूल के लिए सबसे उपयुक्त है। आप देखिएगा, यहाँ पर दिए गए लक्षणों में संरचनात्मक मूल नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसमें तो नर्मदा भी नहीं बनाती है और ताप्ती भी नहीं बनाती है, तो दो ऑप्शन सही जा रहा है। आप देखिएगा, सी और डी दोनों यहाँ पर सही है क्योंकि ये एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? इसमें से नर्मदा नहीं है, ताप्ती है केवल, तो ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे। ये वो नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और जाकर अरब सागर में मिल जाती है। देखिए, तापी नदी जो है ये विभ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अगला सवाल उसी टाइप का है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो तापी सही उत्तर होगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी है, कृष्णा है। बाकी के 2 ऑप्शन हम अलग देखेंगे, ये दोनों ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। देखिए, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती और गोदावरी, तो निश्चित तौर पर ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ताप्ती सही हो जाएगा सीधे तौर पर। कावेरी, गोदावरी और जो कृष्णा है ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है, यानी नर्मदा नदी से संबंधित है कौन? तो ये छत्तीसगढ़ का समझिए कि अपना पीसीएस प्री का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का, और इसमें देखना होगा कि कौन सा जनपद जो है वो नर्मदा नदी के जल का उपयोग करता है इसमें, जिसमें पहला ऑप्शन है राजनांदगांव, दूसरा है रायपुर, तीसरा बस्तर और चौथा है कोरबा। इसमें सही उत्तर है दोस्तों राजनांदगांव, यानी कि ऑप्शन ए। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में से राजनांद जनपद का लगभग 5.68% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कबीरधाम जनपद भी नर्मदा नदी बेसिन का भाग है। नर्मदा नदी बेसिन का भाग होने से मतलब है कि नर्मदा नदी का पानी जहाँ तक पहुँचता है उस क्षेत्र में ये जनपद आता है, और इस जनपद का लगभग इतना परसेंट क्षेत्रफल जो है वो नर्मदा नदी के बेसिन से संबंधित है। अगला सवाल है, सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है कहाँ से? देखिए, नर्मदा तो निकलती है अमरकंटक से, ये हम जानते हैं। अब बात करें सोन और महानदी की,
सोन भी इसमें अमरकंटक से ही निकलती है, लेकिन महानदी अमरकंटक से नहीं निकलती है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें स्टार इसीलिए लगाया गया है। एक बार हम आंसर देखते हैं। देखिए, सोन और नर्मदा नदी दोनों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी है, जबकि महानदी का उद्गम जो होता है वो सिहावा पहाड़ी है, जो कि धमतरी जिला में है। अब नोट्स में मैंने दिखा दिया आपको, नोट्स भी आप देख सकते हैं। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार में सिहावा के पास से निकलती है, सिहावा जिले से निकलती है यह। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अमरकंटक से कौन सा नदी निकलती है? अमरकंटक से इसमें से नर्मदा नदी निकलती है, इसके अलावा सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न भी मिलता जुलता है, अमरकंटक से ही निकलती है ये। नर्मदा नदी का उद्गम पूछा गया है, अमरकंटक सही उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिले में सोनमुड़ा, बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार या फिर मांडला पठार। देखिए, अब यहाँ तो कई सारे अ, भिन्नताएं पाई जाती हैं इस क्वेश्चन को लेकर के कि सोन नदी वास्तव में कहाँ से इसका उद्गम होता है। इसमें खासकर मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है, इनके बीच में हमेशा ही समझिए कि दोनों का अलग-अलग दावा रहता है। छत्तीसगढ़ का कहना है कि हमारे राज्य से यह निकलती है, मध्य प्रदेश का कहना है कि हमारे यहाँ से निकलती है। लेकिन अगर वास्तविक स्रोत की बात करें तो यहाँ पर जिस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हम ऑप्शन सी को चूज़ करेंगे, बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ यहाँ पर बुक की, ध्यान से आप समझिएगा। थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है, मैं जल्दी में पढ़ देता हूँ। सोन नदी के उद्गम स्थल को लेकर 2 राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अपने-अपने दावे हैं। मध्य प्रदेश का, देखिए ये ध्यान से समझिए, मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला, इसकी वेबसाइट पर बताया गया है कि इसी जिले से में स्थित एक जगह है सोनमुड़ा नामक, जहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। तो ये पहला दावा हो गया मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला, जहाँ सोनमुड़ा नामक स्थान से या कुंड से सोन नदी का उद्गम होता है। वर्ष 1952 से 53 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको अमरकंटक पहाड़ी के सोनमुड़ा में ही सोन नदी का उद्गम स्थल दिखाया गया था। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में तथा विभिन्न प्रकाशित होने वाली मध्य प्रदेश में तथा विभिन्न प्रकाशित स्रोतों में सोन नदी का उद्गम स्थल के रूप में अनूपपुर, जिसका पहले नाम शहडोल जिला था, पहले शहडोल जिले का वह भाग था, तो अनूपपुर जिले में स्थित सोनमुड़ा लोकप्रिय हुआ और इसे व्यापक जन मान्यता प्राप्त हुई। अब छत्तीसगढ़ का क्या कहना है? यानी कि यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चूंकि सोनमुड़ा दिखाया गया था, इसलिए उस समय से ये प्रचलित हो गया कि ठीक है, सोनमुड़ा से सोन नदी का उद्गम होता है। अब छत्तीसगढ़ का मानना है कि अनूपपुर वाले सोनमुड़ा का जो प्रवाह है, यानी कि जो अनूपपुर जिला है मध्य प्रदेश का और सोनमुड़ा जो है, उसका प्रवाह जो है वो आमा नाला, आमा डोब नाला और फिर माटी नाला होकर अरपा नदी में मिल जाता है। अरपा शिवनाथ होकर महानदी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसार सोन नदी का वास्तविक उद्गम स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि पूर्व में बिलासपुर जिले का भाग हुआ करता था, उस जिले के सोन बच्छरवार गांव से है। अब यहाँ देखिएगा एक चीज और, संयुक्त मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ काल में, यानी कि जब ये दोनों एक साथ थे, उस समय सीधी जिला गजेटियर सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमाणिक नक्शे 19वीं सदी के जेडी बेगलर के पुरातत्वीय सर्वेक्षण और देव कुमार मिश्र की पुस्तक सोन के पानी के रंग में सोन बच्छरवार के समर्थन में तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है, जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है। अब अगर हम बात करें भारत सरकार के मंत्रालय की, जल शक्ति मंत्रालय की, तो भारत सरकार के इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अनुसार सोन नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित है। कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त भारत सरकार द्वारा प्रकाशित डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक बिलासपुर से उद्धृत इन लाइनों को देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू सेइंग सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक बट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, यानी कि देखिए, अकॉर्डिंग टू सेइंग यानी कि जैसा कि कहा जाता है, सोन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक से। लेकिन अगर जियोलॉजिस्ट की बात करें, दिस रिवर ओरिजिनेट्स
फ्रॉम सोनकुंड अबाउट 19 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पेंड्रा रोड इन छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड से 19 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ चलने पर सोनकुंड आता है, जहां से यह ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पर अब आपको क्या आंसर लगाना है ये देखिए। विभ्रम की स्थिति इस वजह से भी है कि दोनों जगहों पर सोन नदी का उद्गम कुंड में दिखाया गया है, यानी कि सोनकुंड ही बताया गया है, चाहे मध्य प्रदेश बताए या छत्तीसगढ़ बताए। इसके बाद भी यह नदी भूमिगत प्रवाहित होती है, ये तो ठीक है। सतह पर आकर सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के चोलना ग्राम से प्रवाहित होती है। अब सलाह है आपके लिए कि आप क्या करेंगे और आंसर क्या लगाएंगे। प्रतियोगी छात्र क्या करें, यदि सोन नदी उद्गम स्थल के रूप में विकल्पों में मैकाल पर्वत श्रेणी या अमरकंटक पहाड़ी दिया गया है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही जो स्थल है वो मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी पर ही स्थित है। चाहे मैकाल पर्वत कह लीजिए या अमरकंटक कह लीजिए, दोनों सही हो जाएगा। यदि विकल्प में केवल अनूपपुर या केवल सोन बछरवार रहता है, अनूपपुर जिला जो कि मध्य प्रदेश का है और सोन बछरवार जो कि छत्तीसगढ़ का है, अगर ये दोनों ही अलग-अलग ऑप्शन में है तो क्या करें? क्योंकि दोनों का ही दावा है कि यह सही है। तो इसमें आपको क्या देखना है, दोनों ही स्थल जो है ये उद्गम स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है दोनों को ही। तो दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं आप इसमें, चूँकि इसमें जो अनूपपुर जिला है यह मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ ये देखना होगा, यदि प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के परीक्षा में पूछा गया है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश का जिला अनूपपुर आप आंसर लगा लीजिए। अगर छत्तीसगढ़ का कोई प्रश्न पूछा गया है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य कोई परीक्षा करा रहा है, उसमें अगर ये प्रश्न पूछ लिया गया तो छत्तीसगढ़ का जो स्थल है, यानी कि सोन बछरवार, उसको आप चयन कर लीजिए। अब यहाँ पर जैसे आ गया, ये ना तो छत्तीसगढ़ का है ना मध्य प्रदेश का है, यहाँ पर आ गया ये यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। तो ऐसे में वास्तविक उद्गम स्थल कहा गया है, इसलिए हम क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का सोन बछरवार लगा लेते हैं, क्योंकि वास्तविक वही है। यहाँ पर लास्ट में ये क्लियर भी किया है कि यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ में सोन के उद्गम को मान्यता प्राप्त होने पर सोन नदी प्रवाह वाले राज्यों, जिलों और क्षेत्र की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। देखिए, नर्मदा और ताप्ती दोनों तो है ही, ये हमने पढ़ा ही था, लेकिन राप्ती नहीं है, तो यहाँ पर केवल पहला और दूसरा सही होगा। भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें नर्मदा, ताप्ती और माही आती हैं। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है, जो उत्तर पश्चिम से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती और माही 3 नदियां अभी हमने पढ़ा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वह पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी, ताप्ती, कबाम, कावेरी। देखिए, अब यहाँ पर पश्चिमी घाट से नहीं निकलने वाली, तो गोदावरी, कावेरी ये तो पश्चिमी घाट से ही निकलती है, कबाम भी पश्चिमी घाट से निकलती है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ताप्ती की, तो ताप्ती जो है यह हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश में भी सतपुरा रेंज से यह निकलती है। तो ये इसका सही उत्तर होगा, यह पश्चिमी घाट से ना निकल के सतपुरा रेंज से निकलती है। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई यानी बैतूल जिला के निकट सतपुरा श्रेणी से निकलती है तथा अरब सागर में जाकर मिलती है, जबकि गोदावरी, कावेरी, कबाम ये पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला सवाल है, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पूर्णा नदी दोस्तों ताप्ती की ही सहायक नदी है। आप देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से ताप्ती नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी पूर्णा है। पूर्णा नदी का उद्गम गाविलगढ़ पहाड़ियों से होता है। पूर्णा की प्रमुख सहायक नदी में मैन, चंद्रभागा और वैन है। पूर्णा नदी गोदावरी नदी की भी सहायक नदी है। पूर्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिलती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर का सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और वीडियो को प्लीज लाइक करके जाइए और कमेंट जरूर किया कीजिए। और जब भी देखिए तो वीडियो को कोशिश कीजिए कंप्लीट देखने की। इस बार मैं पूरी मेहनत से कंप्लीट वीडियो बना रहा हूं, इसी में आपको नोट्स भी मिलेगा। वीडियो आई थिंक कि लंबी तो होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 प्लस हैं, 50 से अधिक हैं, और साथ ही साथ हमने नोट्स भी इसमें कवर किया है। तो आप देखिएगा निम्न में से, क्योंकि इसमें अब चूंकि कई सारे क्वेश्चन, लगभग 10 से 20 क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड ही मिल जाएंगे, तो वो इजीली आप मार्क कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन के आसपास इसमें जो जेन्युइन क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो ताप्ती है, अभी हमने देख लिया।
अगला प्रश्न देखिएगा, आईएएस प्री 1996 का है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। हमने देखा था दोस्तों और पढ़ा भी था कि वह नदी जिस पर सबसे बड़ा जलप्रपात बनता है शिव समुद्रम, वो कौन सा नदी है दोस्तों? वो है कावेरी नदी, जिसको हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो कावेरी नदी मुख्यतः यह तमिलनाडु, कर्नाटक में प्रवाहित होती है। आप देखिएगा यहाँ पर कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी के ताल कावेरी से निकलकर 800 किलोमीटर की लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह पूम-पुहार तमिलनाडु का जगह है। इसके निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। आगे बढ़ें अब। अगला सवाल फिर से कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। अभी हमने देखा था कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहाँ देखिए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी के ताल कावेरी से यह निकलती है और कर्नाटक के कोडागु जिले में यह स्थल स्थित है। तो अगर जिला पूछा जाता, जगह पूछा जाता तो कोडागु जिला कर्नाटक, पहाड़ी कौन सी है? ब्रह्मगिरी, और जगह कौन सा है? ताल कावेरी। इसमें ब्रह्मगिरी ऑप्शन में है, इसलिए हम ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कावेरी नदी कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है? अभी हमने देखा था कर्नाटक से तो निकलती ही है, केरल और तमिलनाडु में भी प्रवाहित होती है। अब देखो अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप जिसमें नहीं होती है उसको हटा दो। जैसे मध्य प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती है, गुजरात में भी नहीं होती है, आंध्र प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र में नहीं प्रवाहित होती है, तो केवल ऑप्शन बी बचता है जो सही हो सकता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ आपको मिलान करना है, नदी और उसका उद्गम स्थल दिया गया है और ये दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, एमपीपीसीएस प्री 2024 का है। तो एक साइड नदी का नाम है और एक तरफ उद्गम क्षेत्र है। सबसे पहले कावेरी हमने अभी देखा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ताप्ती नदी है और दामोदर नदी है। ताप्ती हमको पता है कि ताप्ती नदी सतपुरा रेंज से निकलती है और इसके बाद बचता है साबरमती और दामोदर। कि आप चाहो तो इतने से आंसर लगा सकते हो, क्योंकि हमने पहले को मिलाया है दूसरे में, तो एक को दूसरे में मिलाने वाला केवल एक ही ऑप्शन है। 3 को हमने पहले में मिलाया है तो 3 को पहले में मिलाने वाले तो 2-2 ऑप्शन है, लेकिन एक को दूसरे में मिलाने वाला केवल एक ऑप्शन है, तो हम यहीं से सही मार्क लगा सकते हैं। बाकी साबरमती की बात करें तो यह मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है और दामोदर जो है यह छोटा नागपुर पठार के पास से निकलती है। तो इसको हम चौथे को चौथे में ही मिलाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं सही मिलान जो है, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है जो कि कर्नाटक में है, साबरमती मेवाड़ पहाड़ियां अरावली श्रेणी का हिस्सा है, ताप्ती सतपुरा रेंज से निकलती है मध्य प्रदेश से, और दामोदर जो है यह छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। निम्नलिखित श्रेणियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं? हमने पढ़ा था दोस्तों दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा दोनों अलग-अलग चीजें हैं, मैंने नोट्स में भी आपको समझाया था। अगर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए तो कावेरी, लेकिन अगर केवल दक्षिण गंगा कहा जाए तो होगा गोदावरी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, वही यहाँ पर भी लिखा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऑप्शन ए को सही माना, कावेरी को। एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखो दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा दोनों में आंसर अलग हो जाता है। अगर केवल दक्षिण गंगा का है तब तो आपको गोदावरी लगाना है, दक्षिण गंगा या बृहद गंगा, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा का है, बस की आ जाए तो की से कावेरी समझ लो, की लगा तो कावेरी आया, बस इतना ध्यान देना है। अगला सवाल, कृष्णा नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? ये हमने पढ़ा भी था, कृष्णा नदी जल विवाद अच्छे से। यह जो है दोस्तों, ये हमने नोट्स में पढ़ा था बहुत अच्छे से। यह जल विवाद जो है ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और इसके साथ-साथ आंध्र प्रदेश है। और अब तो चूंकि तेलंगाना भी है तो आज के समय में आप देखिएगा तेलंगाना भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इनके बीच में यह है, यहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र है। फिलहाल तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश भी यहाँ पर है, अलग-अलग दे दिया, जबकि ये तीनों ही हैं।
बाकी के 2 ऑप्शन देखते हैं। बाकी के 2 ऑप्शन में भी देखिएगा कहीं पर तीनों स्टेट का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ स्टार मार्क लग गया है। कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना भी, कर्नाटक और महाराष्ट्र इनके बीच में 1957 से चला आ रहा है। आगे देखिएगा अगला सवाल है गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी, लंबाई के अनुसार इनको सही अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही का मतलब घटते, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो आप देखिएगा यहाँ पर गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, कारण है गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो निश्चित तौर पर इसमें गोदावरी सबसे पहले आएगी, तो ये दोनों तो गलत है। गोदावरी के बाद आपको पता है कि गोदावरी के बाद नर्मदा नदी है दूसरी सबसे लंबी नदी, इसलिए नर्मदा दूसरे नंबर पर आएगी, फिर महानदी और फिर तापी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी को हम सही लगाएंगे। आप यहाँ लंबाई भी देख सकते हैं, गोदावरी की लंबाई 1465, नर्मदा की लंबाई 1312, महानदी 851 और तापी जो है वो 724 किलोमीटर की लंबाई तय करती है टोटल। अगला सवाल, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, इसमें इसे सजाना है आपको घटते हुए क्रम में, सबसे लंबी को से शुरू करना है और सबसे छोटी पर रखना है। तो इसमें भी निश्चित तौर पर गोदावरी सबसे पहले आएगी और उसके बाद नर्मदा यहाँ पर है ही, लेकिन एक चीज और है यहाँ पर, इसमें कृष्णा नदी का भी नाम है, ये ध्यान देना है आपको। तो कृष्णा नदी का अगर नाम है तो फिर कृष्णा नर्मदा से पहले आ जाएगी। तो पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, तब नर्मदा और फिर महानदी, यानी कि 3 2 4 और 1। तो 3 2 4 1 है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी को हम सही लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 है। इसके बाद कृष्णा नदी गोदावरी से थोड़ी छोटी है और उसके बाद नर्मदा नदी 1312 और महानदी 851। नोट्स का छोटा-सा हिस्सा देख सकते हैं, कृष्णा नदी में हमने ये पढ़ा था कि कृष्णा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, किसके बाद? गोदावरी के बाद। तो पहली यहाँ पर मैंने दिखाया भी है कि पहली गोदावरी है और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन-सी है? कृष्णा। तीसरी की बात करेंगे तो तीसरी पर नर्मदा आ जाएगी, इसकी लंबाई 1400 है, ये हमने पढ़ लिया है पहले से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किसकी प्रवाह की लंबाई सबसे अधिक है? तो इनमें से गोदावरी की सबसे अधिक है, लंबाई है 1465 किलोमीटर की, ठीक है? देखिएगा दोस्तों, प्रश्न में प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी नदी की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है 1465, उसके बाद कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है, नर्मदा नदी की 1312, कावेरी की 100 मीटर लंबी है लगभग। तो इस प्रकार आप देखिए गोदावरी नदी तंत्र सबसे अधिक लंबाई तय करती है। अगला प्रश्न है और ये एमपीपीसीएस प्री 2025 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन है? हमने देखा था गोदावरी है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। फिर एमपीपीसीएस प्री 2024 का प्रश्न है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये जो ऑप्शन दिख रहा है कावेरी है, ताप्ती है, सोन है और नर्मदा है। इसमें तो सबसे अधिक लंबाई नर्मदा की होगी और नर्मदा नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। यहाँ पर देखिएगा सबसे लंबी, इसमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें नर्मदा सबसे लंबी है, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर की है। अगला सवाल आप देखिए, यूपीएससी प्री 2016 का है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था, यानी कि कौन से 2 नदियों को जोड़ा गया था? कावेरी और तुंगभद्रा को, गोदावरी और कृष्णा को, महानदी और सोन को, या नर्मदा और ताप्ती को? तो सही उत्तर है यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया था। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाना प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न 39 नंबर है आपके सामने, आप देखिएगा इसमें पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की ओर बहने वाले नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है जो पूर्व की ओर बहती हैं। तो उत्तर से दक्षिण यानी सबसे ऊपर में कौन प्रवाहित होती है और सबसे नीचे में कौन है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे महानदी गोदावरी से तो पहले आती है, ऊपर से अगर उत्तर से हम देखें तो महानदी गोदावरी से पहले होगी, लेकिन कृष्णा गोदावरी के बाद होगा। तो यहाँ कृष्णा गोदावरी के पहले है, इसलिए ये गलत हो गया। स्वर्ण रेखा पहले आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दोनों तो ऐसे ही गलत है। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इस दोनों में ही महानदी को पहले कर दिया है।
और स्वर्ण रेखा को उसके बाद किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा से में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर अगर क्रम देखिएगा तो सुवर्ण रेखा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी और वेगई। भारत का अपवाह मानचित्र देखने पर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि सुवर्ण रेखा सबसे उत्तरी भाग की ओर है और वेगई सबसे दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? निश्चित तौर पर इसमें अरब सागर का मतलब पश्चिम की ओर जो बहने वाली नहीं है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली में देखिए नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। कृष्णा जो है ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, आप यहाँ देखिएगा, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के ठीक उत्तर से निकलकर 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। साबरमती नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नजदीक मैकाल श्रेणी से निकलती है और 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ताप्ती नदी जो है यह मध्य प्रदेश के मुल्ताई के निकट से निकलती है और 724 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, यानी कि किस प्रकार की अपवाह तंत्र की उदाहरण है ये। देखिए ऑप्शन है अरिये, खंडित, जालीदार या फिर वृक्षनुमा। इसमें सही उत्तर है दोस्तों वृक्षनुमा। उनका अपवाह होता है, यानी कि जो सिस्टम बनता है, अपवाह तंत्र बनता है, वो वृक्षनुमा का मतलब कि इस तरीके से बनना जिसमें ये सहायक नदियों को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा गया है। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये तो सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। ये आपने नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर आपने पढ़ा होगा, तो ये भी सही है अपने जगह पर। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत है क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? कर्नाटक के कोडागू जिले, कोडागू जिला कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक आप समझ लीजिएगा। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, ये सही है अमरकंटक से। आप देखिए कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक की पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, ताल कावेरी के पास से, जो कोडागू जिले में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल है इसमें, जो नदी शेष यानी कि अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? नर्मदा है, ताप्ती है, सिंधु है और महानदी है। देखिए अब इसमें एक तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी, ये तीनों जो हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की। जबकि सिंधु जो है ये हिमालयी नदी है, हिमालय से निकलने वाली है। तो इस हिसाब से तो सिंधु सही हो जाएगा। एक और है इसमें, आप देखिएगा कि सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती ये तीनों ही अरब सागर में जाके गिरती हैं। कहाँ पर? अरब सागर में। जबकि जो महानदी है ये कहाँ गिरती है? महानदी जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो इस हिसाब से महानदी भी आंसर हो सकता है। ये पूर्व की ओर बहती है, ये दोनों पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ पर दो दो सही आंसर हो सकता है मुझे लगता है। आप एक बार आंसर देखिए, यहाँ पर आंसर में स्टार मार्क लगा है। नर्मदा हो गई, सिंधु, ताप्ती, इनका मुहाना जो है वो अरब सागर में है। जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा के निर्माण करते हुए गिरती है। ये बात भी है, देखिए सिंधु, ताप्ती और नर्मदा ये मुहाना बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, जबकि महानदी डेल्टा बनाती है, ये बात भी है एक। इस प्रकार से भी महानदी अलग हो जाता है। इस आधार पर महानदी बाकी तीन से अलग है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि तीन नदियों का उद्गम स्रोत भारत में भी है। इस हिसाब से आप देखिएगा तो सिंधु अलग हो जाएगी। और बाकी हिमालयी और जो प्रायद्वीपीय मैंने बताया उस हिसाब से भी अलग हो सकता है। सिंधु हिमालयी नदी है, हिमालय से इसका उद्गम होता है। बाकी नदी जो हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। अगला सवाल, कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये बनाती हैं एस्चुरी। महानदी जो है ये डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती है। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा नामक पहाड़ी से निकलती है
और 851 किलोमीटर की यह दूरी तय करती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई उड़ीसा के पाराद्वीप नामक स्थान पर यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते हुए उसमें मिल जाती है। शेष सभी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, न कि डेल्टा का। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? निश्चित तौर पर ताप्ती है, और इसके अलावा नर्मदा भी है, माही नदी है, ये सब एस्चुरी बनाती हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। बाकी गोदावरी, कावेरी और महानदी जो पूर्व की ओर बहती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, न कि एस्चुरी का। अगला सवाल दोस्तों देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, यानी ओडिशा में जाकर गिरती है। अभी हमने देखा ताप्ती नदी ही है जो छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ यहाँ पर। देखिए डेल्टा बनाती है, सबसे पहले इसमें डेल्टा बनाने वाले में ही अगर आप देखिएगा, ताप्ती डेल्टा तो बनाती है, लेकिन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था दोस्तों, यहाँ पर महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा नामक पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में प्रवाहित होती है, 851 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ओडिशा में पाराद्वीप स्थान पर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर महानदी सही उत्तर होगा। ताप्ती, ये चूंकि आप देखिएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला सवाल है, तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? और ये मैंने पढ़ाया था अगर आपको याद हो। तेल नदी, हालांकि ऑप्शन देखिए, बागमती की नहीं है, गंडक की भी नहीं है, घाघरा की भी नहीं है और कमला की भी नहीं है। तेल नदी साउथ इंडियन जो रिवर है, सबसे लास्ट में जो हमने पढ़ा था, ये महानदी की सहायक नदी है। तो तेल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? महानदी। अभी हमने महानदी के बारे में पढ़ा है, यह छत्तीसगढ़ से निकलती है सिहावा जिले से और सीधे पहुंचती है कहां पर? उड़ीसा के पाराद्वीप नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदेव, ईब, मांड इत्यादि हैं। देखिए यहाँ महानदी का नोट्स है जो हमने पढ़ाया था, इसमें देख रहे हैं शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब इसके बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, जबकि जोंक, लोंग और तेल इसकी दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। देखिए बात यह है कि यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी प्री में 2016 में। अब अगला सवाल देखिए आप, यहाँ पर इसमें पूछा गया है 2024 छत्तीसगढ़ पीसीएस का लेटेस्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने निकटवर्ती सहायक नदी है? अभी हमने देखा तेल नदी जो है वो, अब देखिए अगर आपने मेरा वाला नोट्स नहीं देखा होता तो यहाँ जो नोट्स आपको दिया गया है इसमें घटना चक्र वाले में, और ये भी क्वेश्चन में नोट्स है, घटना चक्र का जो नोट्स है वहां तेल नदी के बारे में चर्चा शायद नहीं है, मुझे लगता है। अगर है भी तो आप देखिएगा यहाँ पर सीधे सहायक नदियों का नाम लिखा गया है, कौन दाहिने से और कौन बाएं से ये नहीं दिया गया है। और इसमें जितने भी नाम है ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, शिवनाथ भी है, मांड भी है और जोंक है ही, और इब भी है ही यहाँ पर। लेकिन मैंने आपको बताया कि तेल नदी जो है ये दाहिने साइड से मिलने वाली सहायक नदी है, और बाएं वाला भी मैंने अभी दिखाया आपको, तो ऑप्शन सी सही। आप देखिएगा शिवनाथ, हसदेव, मांड तथा इब महानदी की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, जबकि ओंग, तेल और जोंक ये महानदी की दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो ओंग, तेल और जोंक। देखिए दोस्तों, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आप देखिए जल का अभाव किसमें है? साबरमती में है, ताप्ती में है, कावेरी में है या फिर कृष्णा में है? अब इसमें दोस्तों साबरमती है, और इसके साथ-साथ साबरमती के साथ आप देखिएगा ताप्ती है। ये दोनों ही पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, और चूँकि ये बहुत कम दूरी तय करती हैं इसलिए इनके घाटों पर पानी का यानी कि जल का अभाव देखा जाता है। तो इसमें पहला और दूसरा सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। आप यहाँ देख भी सकते हैं साबरमती और ताप्ती जो नदियाँ हैं इनके घाटों पर जल की कमी रहती है। अगला प्रश्न है, आप देखिएगा निम्नलिखित नदियों में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। अब इसमें ऑप्शन है आपके पास अमरकंटक, महाबलेश्वर, बद्रीनाथ और नासिक। देखिए अब सबसे पहले इसमें दो नदियों का उद्गम, जिसमें एक उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलने वाली नदी में मिलती है, और दूसरी कहाँ मिलती है? दूसरी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अब देखिए बद्रीनाथ से और महाबलेश्वर से और
इन दोनों जगहों से तो कम से कम, और ना ही नासिक मान लो कि वो ऐसी नदी नहीं है जो पश्चिम की तरफ भी प्रवाहित हो जाए, कोई 2 नदियाँ जिसमें से एक पश्चिम की ओर प्रवाहित हो जाए, एक उत्तर की ओर। अमरकंटक से हमने पढ़ा था, अमरकंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक तो है नर्मदा और दूसरी जो आपकी नदी है दोस्तों, वो है सोन नदी। नर्मदा क्या है? नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए यह जाकर अरब सागर में मिल जाती है। यही यहाँ पर पूछा था कि अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, और दूसरी जो है उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली एक नदी में मिलती है। तो सोन नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है, और गंगा जो है यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है एट लास्ट पश्चिम बंगाल में। आप देखिएगा वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरफ में जाकर के यह अरब सागर में मिल जाती है डेल्टा का निर्माण करते हुए। तो यहाँ पर सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, तो नर्मदा और सोन दोनों ही अमरकंटक से निकलते हैं, तो ऑप्शन ए को हम सही मानेंगे। आप देखिएगा सोन और नर्मदा दोनों अमरकंटक से निकलती हैं। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हुई बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है, और नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। पूर्व का मतलब कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। अब देखिए यहाँ तो दोनों ही गलत नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर केरल में हम बात करें तो केरल में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी नदी नहीं है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हो। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश से आपको पता है नर्मदा नदी निकलती है, और नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम की ओर ही प्रवाहित होती है, तो ये तो गलत है। पहला भी गलत है क्योंकि केरल में ऐसी नदियां हैं जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, तो ऑप्शन डी को हम चूज कर लेंगे। आप देखिए केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में पंबार है, फिर भवानी है, कबानी है, और मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अलावा आप हमारे नोट्स में देखेंगे कि कावेरी नदी जो है यह भी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है तमिलनाडु के निकट, और यह भी, इसका भी 3% हिस्सा केरल में आता है, यानी कि केरल में इसका भी कुछ हद तक हिस्सा है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा है, महानदी है, और बाकी के 2 ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन है गोदावरी और चौथा कृष्णा। आपको पता है कि दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन सी को हम चूज कर लेंगे। यहाँ देखिएगा नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है, महानदी का 1,41,589 वर्ग किलोमीटर, गोदावरी का 3,12,812 वर्ग किलोमीटर, और कृष्णा का 2,58,948 वर्ग किलोमीटर। कृष्णा जो है वो गोदावरी के बाद सबसे बड़ी है नदी दक्षिण भारत में। अब अगला सवाल आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो अब यहाँ पर देखिएगा गोदावरी ऑप्शन में नहीं है, कृष्णा भी नहीं है, तो इसके बाद जो इसमें सबसे बड़ा है वो महानदी है, तो हम महानदी को चूज कर लेंगे, ऑप्शन डी को। आप देख सकते हैं ऐसे तो बाकी का हमने देखा ही है, इसमें महानदी घाटी इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। जो विकल्प दिया गया है उसमें महानदी बेसिन का विस्तार जो है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है, 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इससे बड़ी 2 नदियां हैं, अभी आप देख सकते हैं ये 1,41,000 है। इससे बड़ा यहाँ पर 3,12,812 के साथ गोदावरी सबसे पहले स्थान पर, और कृष्णा दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लगभग 2.5 लाख से अधिक एरिया कवर करती है। अब अगला देखिएगा, यहाँ पर नर्मदा नदी का विस्तार जो है वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में है। 98,796 वर्ग किलोमीटर का बेसिन है इसका। कावेरी बेसिन जो है यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 81,155 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद ताप्ती बेसिन जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में 65,145 वर्ग किलोमीटर के साथ है। दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन भारत का, तो पूरे भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है किसकी? गंगा की, और दूसरी गोदावरी की, और दक्षिण भारत में सबसे बड़ी हो गई गोदावरी। देखिए दोस्तों, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी है और सबसे बड़ी नदी भी है प्रायद्वीपीय भारत की। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। आप यहाँ देखिएगा दोस्तों,
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी ही हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया ही था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, नासिक से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई जो है वो 1312 है और यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है और कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, अभी हमने देखा था। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, तो वही गोदावरी ही होगा उत्तर यहाँ पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, कमेंट भी कर दें। आप सभी का डिमांड था कि एक ही वीडियो में नोट्स और क्वेश्चन दोनों मिले। नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी है, ये बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास शेत्रुंजी, भद्रा, ढाढर और वैतरना। हालांकि यह एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है लेकिन बहुत पुराना नहीं है, 2023 का ही क्वेश्चन है। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें वैतरना नदी है जो कि नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलती है। तो आप देखिएगा दिए गए प्रश्न में वैतरना नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिम की ओर यह प्रवाहित होने वाली नदी है, अरब सागर में जाकर गिरती है। यह कौन सी नदी दोस्तों? वैतरना। गोदावरी नदी भी त्रिम्बक पहाड़ियों के निकट से ही निकलती है और यह दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न आप देखिएगा यूपीएससी प्री का है 2015 का। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, इंद्रावती, पेन्नार, प्राणहिता और वंशधारा। प्राणहिता के बारे में हमने पढ़ा ही है, पेन्नार, इंद्रावती भी पढ़ा है। इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदियां हैं ये आपको बताना है। देखिए निश्चित तौर पर इसमें प्राणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इंद्रावती भी उसकी सहायक नदी है, पेनार और वंशधारा नहीं है। तो दूसरा और तीसरा यानी ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता है जो वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा नदियों के मिलन से बनती है। फिर मानेर है, इंद्रावती है, सबरी है, मंजरा, पूर्णा, प्रवरा इत्यादि। ये सारी चीजें हमने नोट्स में भी किया है। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। पेन्नार और वंशधारा ये नदियां भी प्रायद्वीपीय भारत की ही नदियां हैं, लेकिन गोदावरी की सहायक नदियां ये नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी के साथ सही सुमेलित नहीं है? प्राणहिता, महानदी, फिर तो यही गलत हो गया। प्राणहिता जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है, अभी हमने देखा। हेमावती, कावेरी, मंजरा ये तो गोदावरी की है ही, अभी हमने देखा। मालप्रभा भी कृष्णा की है ही। तो यहाँ ऑप्शन ए ही गलत है क्योंकि प्राणहिता जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। आप देखिएगा प्राणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, न कि महानदी की। गोदावरी को दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक प्रमुख नदियां हैं प्राणहिता जो पेनगंगा, वर्धा एवं वेनगंगा के संयुक्त मिलन से बनती है। फिर पूर्णा है, मंजरा है जिसको मंजरा भी कहा जाता है, इंद्रावती है, सबरी, मानेर, प्रवरा इत्यादि। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियों में देखिएगा अमरावती है, भवानी है, हेमावती और काबिनी है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में तुंगभद्रा है, कोयना है, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा ये सभी प्रमुख हैं। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, काबिनी किसकी सहायक नदी है? ये अभी आपने देखा और इसीलिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा बिल्कुल रेडी रखना चाहिए। अभी हमने देखा था और यहाँ पर पूछा गया है काबिनी, और ये उत्तराखंड पीसीएस 2024 प्री का सवाल है, तो बिल्कुल लेटेस्ट है, पुराना नहीं है। काबिनी की हम बात करें तो अभी आपने यहाँ पर देखा था दोस्तों, काबिनी जो है यह कावेरी की सहायक नदी है। काबिनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। आई होप कि आप इसे याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों? कावेरी, यानी कि ऑप्शन ए। आप देखिएगा कावेरी नदी जिसे कपिला नदी भी कहा जाता है, दक्षिण भारत में कावेरी नदी की यह एक प्रमुख सहायक नदी है। यह केरल राज्य के वायनाड जिले में पनामारम और मनंतावडी नदी के संगम से निकलती है तथा कर्नाटक के तिरुमकुदालु नरसीपुरा में कावेरी नदी में जाकर के मिल जाती है। क्योंकि ये कावेरी की सहायक नदी है, हमने पहले ही पढ़ा था। कावेरी नदी की प्रवाह की लंबाई जो है वो लगभग 800 किलोमीटर है ओवरऑल, और इसका बेसिन जो है वो 81,155 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला सवाल देखिए एमपीपीसीएस का है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है?
तो ऑप्शन में नर्मदा है, सोन है, ताप्ती है और चंबल है। इन ऑप्शंस में देखिएगा तो चंबल नदी जो है वो सही उत्तर माना जाएगा। आप देखिएगा चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में डॉक्टर अंबेडकर नगर, जिसका पहले से नाम महू है, के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। ब्राह्मणी है, फिर नागावली है, सुवर्णरेखा है और वंशधारा है। अब इस पर क्या विचार करना है ये हम आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी नदियां जो हैं वो पूर्वी घाट से निकलती हैं। आपको मैं ऑप्शन बता देता हूं। ब्राह्मणी था, फिर नागावली, फिर आपकी सुवर्णरेखा और आखिरी वंशधारा। अब इनमें से बताना है कि पूर्वी घाट से कौन सी नदियां निकलती हैं। सबसे पहले देखिए, अगर सुवर्णरेखा की बात करें तो ये पूर्वी घाट से निकलने वाली नदी नहीं है, पश्चिमी घाट की से निकलती है। और बाकी आप देखते हैं, अगर हम पश्चिमी घाट भी नहीं, सुवर्णरेखा तो आपका झारखंड में प्रवाहित होती है, तो झारखंड में कहीं से ये निकलती है। ब्राह्मणी का भी वही है, ब्राह्मणी जो है यह भी पूर्वी घाट से नहीं निकलती है। नागावली और वंशधारा, यानी कि दूसरा और चौथा इसमें सही उत्तर होगा, जो कि पूर्वी घाट से निकलती है। आप देखिएगा ब्राह्मणी जो है यह ऊपरी भाग में दक्षिण कोयल के नाम से जानी जाती है, और सुवर्णरेखा नदी यानी ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा दोनों का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। सुवर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। सुवर्णरेखा नदी जो है हमने देखा था रांची के पठार से निकलती है, लेकिन किस गांव से ये आपसे पूछा गया है। और देखिए 2023 में 69वीं बीपीएससी के प्री में पूछा गया है, बहुत पुराना सवाल नहीं है। भले झारखंड से रिलेटेड हो, लेकिन पहले बिहार से संबंधित था। तो सुवर्णरेखा जो है दोस्तों वह नगरी नामक स्थान से निकलती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आप देखिएगा सुवर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह झारखंड राज्य के रांची के निकट नगरी गांव या पिस्का गांव से निकलकर कुछ दूर प्रवाहित होती हुई हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, और यह पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगला सवाल आप देखिएगा 70वीं बीपीएससी का सवाल है। 70वीं बीपीएससी री एग्जाम का क्वेश्चन है। छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सी नदी युग्म 2 बार काटती है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसमें सुवर्ण रेखा जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर नदी युग्म पूछा गया, तो इसके साथ युग्म है दामोदर नदी का, और दामोदर नदी 2 बार नहीं काटती है। दामोदर नदी जो है यह कर्क रेखा को केवल 1 बार काटती है वेस्ट बंगाल में। सुवर्ण रेखा 2 बार जरूर काटती है, लेकिन यहाँ पर कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फिर तो यहाँ पर भी सुवर्ण रेखा देखिए है, ये 2 बार काटती है, लेकिन उत्तरी कोयल जो है ये 2 बार नहीं काटती है। उत्तरी कोयल केवल 1 बार काटती है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। और आप देखिएगा सुवर्ण रेखा नदी जो है ये लगभग 23 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम जो है वो 23 डिग्री 04 उत्तरी अक्षांश और 22 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से होता है। उत्तरी कोयल कर्क रेखा को 1 बार काटती है, जबकि दक्षिणी कोयल तो कर्क रेखा को कभी भी नहीं काटती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में कर्क रेखा को केवल 1 बार काटती है। इस प्रकार कोई भी ऐसा नदी युग्म नहीं है दिए गए ऑप्शंस में जो 2 बार काटता हो कर्क रेखा को। अगला सवाल, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों। बैलाडीला पहाड़ी या अबुझमार पहाड़ी या केशकाल पहाड़ी या झीरम पहाड़ी। सही उत्तर है बैलाडीला पहाड़ी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मलगेर नदी का उद्गम स्थल बैलाडीला पहाड़ी है। यह नदी सबरी नदी में जाकर मिलती है, यानी सबरी की यह सहायक नदी है। और सबरी जो है ये किसकी सहायक नदी है, सबरी जाकर मिलती है गोदावरी में। तो गोदावरी की सहायक नदी है सबरी नदी। आई होप कि ये आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलाना है उद्गम स्थल एक तरफ है और एक तरफ नदी का नाम है। मांड है, बनास है, जोंक है और केलो है। इधर लुडेंग पहाड़ी है, सोनबेरा पहाड़ी है, देवगढ़ पहाड़ी और मैनपाट पहाड़ी है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल है, बहुत अच्छा
सवाल है यह। और मुझे लगता है कि अब हम लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लगभग 70 क्वेश्चन इसमें थे, 67 पर हम आ चुके हैं। यहाँ अगर मैं मांड पहाड़ी की बात करूं तो ये म याद रखिए, मांड मैना पार्ट से निकलती है, तो मांड और मैना पार्ट दोनों ही एम से स्टार्ट होता है, याद रखना थोड़ा आसान है। बाकी बनास की बात करें तो ये देवगढ़ पहाड़ी से निकलती है। जोंक, जोंक के बारे में भी हमने पढ़ा है। जोंक कहाँ से निकलता है ये तो मैंने नहीं बताया है, लेकिन याद रखिए जोंक जो है यह सोनबेरा पठार से निकलती है नदी, और केलो जो है ये लुडेंग पहाड़ी से निकलती है। तो ए को हमने मिलाया है चौथे में, फिर बी को मिलाया है तीसरे में, सी को मिलाया है दूसरे में और डी को एक में। तो 4 3 2 1, 4 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मांड नदी, मैनापाट, मैनपाट, और बनास जो है वो देवगढ़ पहाड़ी, जोंक जो है वो सोनबेरा पहाड़ी, और केलो जो है ये लुडेंग पहाड़ी। यहाँ पर ऑप्शन बी जो था वो सही उत्तर। तो अगला प्रश्न देखिए, तवा किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती की, पार्वती की, नर्मदा की या महानदी की? यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये नोट्स में हमने देखा था। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। अगला सवाल देखिए, मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? ऑप्शन है पहला डिडिनेश्वरी देवी, दूसरा अंगार मोती, तीसरा चंद्रहासिनी देवी और चौथा है महामाया। सही उत्तर है दोस्तों चंद्रहासिनी देवी। देवी चंद्रहासिनी एक शक्तिपीठ मानी गई हैं, और यह धार्मिक स्थल जो है ये मांद और महानदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पर है? रायगढ़ जिले में, रायगढ़ छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला, चंद्रपुर जगह का भी नाम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। आप आखिरी क्वेश्चन अब देखिए, आखिरी क्वेश्चन है अपने पास, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा जाता है? ऑप्शन है उत्तरी दक्कन पठार, दक्षिणी दक्कन पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी घाट या इनमें से कोई नदी। दोस्तों महानदी बेसिन जो है उसको उत्तरी दक्कन पठार उप विभाग में रखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप देखिएगा, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के उत्तरी दक्कन पठार उप विभाग में रखा जाता है। यह आखिरी प्रश्न था दोस्तों। आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ आया होगा, और यहाँ तक अगर आपने देखा है और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें दोस्तों। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, सभी लोगों से अनुरोध है कि कमेंट कीजिए। ये आखिरी प्रश्न था, मैंने पूरी कोशिश की दोस्तों आपसे आपको सभी चीज़ें समझाने की। मैंने इसी में यानी कि सेम वीडियो में मैंने आपको नोट्स भी पढ़ाया, और उसके अलावे पूरे 70 क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कवर किए। डिस्प्ले मुझे लगता है ब्लिंक कर रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये ठीक हो जाए अगली बार से। फिर भी आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। जिन्होंने देखा है सभी लोगों को धन्यवाद। अगला जो टॉपिक यहाँ पर बच रहा है, अन्य नदियाँ और कई सारी छोटी-बड़ी नदियाँ जैसे सतलज नदी है, और इसके अलावे कई सारी नदियाँ हैं, जैसे सोन नदी अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर उससे संबंधित क्वेश्चन तो आ ही चुका है। तो अभी बहुत सारी नदियाँ हैं जो छूट गई हैं, तो अब जो भी बची-खुची नदियाँ हैं, वो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे दोस्तों। और आपको बता दें कि जो बची हुई नदियाँ हैं, उनमें भी आपको लगभग 60 से 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कोई नदी नहीं रह जाएगी। तो नदियों से संबंधित आपके लिए एक वीडियो और आएगा, जिसमें कंप्लीट हम नोट्स और उसके साथ में उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो आई होप कि आप वीडियो कंप्लीट देख लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।